हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानश्री चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में एक नया छोटा चैप्टर है करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। देखो, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज आप ये चैप्टर पढ़ के आपको ऐसा लगेगा, आपको लगेगा कि आप डॉक्टर ही बन गए हैं। देखो, आज दोस्तों मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ ये पाचन तंत्र के बारे में। मैं आपको ये चैप्टर में अलग टेक्निक से पढ़ाऊँगा, ताकि जो हमारे पर्सनल लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है या अन्य व्यक्ति हैं, उनको हम अच्छे से पूरे सिस्टम को समझ सकें और उनको मदद दे सकें। आज पढ़ाने का बहुत सारा उद्देश्य है मेरा। ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना आपका दिल खुश हो गया, आपको लगेगा ना ज्ञानश्री में आना आपका सफल हो गया। देखो, आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। देखो एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। पहले ये चित्र एक मैंने फिगर बना रखा है, देखो मैंने आपको डिटेल से इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा, डिटेल से एकदम। देखो क्या होता है, बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये डाइजेशन कहलाती है। देखो, जो भी हमारा बड़े बड़े पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में या सूक्ष्म भागों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मुख से हम खाना खाते हैं, दांत से क्या करते हैं, देखो खाने को चबाते हैं और जीभ के माध्यम से जो खाने का स्थान परिवर्तन करते हैं जीभ के माध्यम से। और अगर देखें, जैसे अगर जीभ नहीं होती ना हमारी, तो हम लोग खाना को खा नहीं सकते हैं। तो देखो जीभ ही वो चीज़ है जो हमारे खाना को अंदर पहुंचाती है। और देखो दांत से तो हम चबाते हैं और जीभ से हम लोग अंदर आए। देखो इस खाने को जब हम खाना खाते हैं ना, तो इस खाने के दौरान 4 से 5% तो हमारे पाचन मुंह में ही हो जाता है। 4 से 5% पाचन तो मुंह में हो जाता है। देखो क्वेश्चन आता है इंग्लिश, जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारा पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है पेपर में। कि कुछ लोगों को लगता है कि यार कहाँ से पचता होगा यार, कि अमाशय में पचता है, कि छोटी आंत पचाती होगी, कोई कहता है बड़ी आंत पचाती होगी, कोई कहता है लीवर पचाता होगा। ऐसा सबको लगता है। जिसको पता नहीं होता है उनको यही लगता है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये खाना देखो हमारा यहीं से स्टार्ट होता है पाचन, तो इसका मुंह से ही स्टार्ट होता है। तो मुंह से फिर हम लोग जीभ के माध्यम से यहाँ पे फिर ये ग्रास नली से जाते हुए ये यहाँ पे हमारा खाना पहुँचता है ये अमाशय में। अमाशय मतलब स्टमक में। फिर देखो यहाँ से जब खाना आगे बढ़ता है, फिर इसकी मुलाकात होती है लीवर के बाद होती है, लीवर इसके साथ साथ होती है यहाँ पे पेंक्रियास से। यहाँ से एक रस निकलता है जो खाने को तोड़ने में मदद करते हैं लीवर और ये। फिर यहाँ से फिर इसके बाद ये छोटे आंत से होते हुए खाना बड़ी आंत में जाते हमारे पहुँचते किडनी से छनते हमारे मलाशय में ये चला जाता है खाना। देखो लीवर बोलते हैं यकृत को, बस ये टर्म याद कर लीजिएगा। लीवर बोलते हैं यकृत को, ये स्टोमक तो आमाशय हो गया, और ये पेंक्रियाज हो गया अग्नाशय है। ये देखो, और ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। ये देखो गॉल ब्लैडर जो एक लीवर के पास में होता है। ये देखो, और ये छोटी आंत को ये छोटी आंत होगी, इसको बोलते हैं सीकम। और ये बड़ी आंत को बोलते हैं कोलन। और देखो यहाँ पे एक होता है ये अपेंडिक्स। ये देखो ये यहाँ पे एक छोटा सा होता है ये अपेंडिक्स। देखो यहाँ पे ये छोटी आंत जहाँ से स्टार्ट होती है ना, यहाँ से, तो यहाँ पे एक होता है ड्यूडेनम। ये एक होता है ये ड्यूडेनम। और देखो, और एक बड़ी आंत में होता है यहाँ पे इलियम। तो देखो ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत सीकम और कोलन मिलके क्या बनाते हैं? ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये बनाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत मतलब बड़ी आंत, यहाँ पे ये बृहदांत, इसको कहते हैं बड़ी आंत। इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इसमें ये रेक्टम भी शामिल होता है इसमें बड़ी आंत में। और देखो छोटी आंत क्या होती है? ड्यूडेनम से लेके इलियम तक की यह क्या बनाता है? ये छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत। देखो ये इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। देखो अब आपने ये देख लिया। और यहाँ पे होता है हमारा रेक्टम मतलब मलाशय,
और मलाशय से होते हुए अनाशय एनएस में जाते हुए ये गुदा से रास्ते बाहर निकल जाता है, ये वेस्ट खाना। देखो, और छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई का अनुपात देख लेते हैं तो कितना होता है, ये 5:1। देखो, अब मैं आपको थोड़ा और बढ़ाते हुए चलता हूँ। देखो दोस्तों, आप रोटी खाते हो ना, तो रोटी किससे बनाते हो? आटा से। तो देखो दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ कि आप आटे को ही खा लो, आपको पेट ही भरना है ना। जैसे आप आटे को ही या फिर पानी में मिला के खा लो रोटी, तो आप कहोगे अरे सर हम नहीं खा सकते हैं ऐसे। तो क्यों नहीं खाओगे? देखो कच्चा आटा ऐसे नहीं खा सकते ना, जब तक आपके स्वाद के अनुसार ये जब तक आप बना ना लो रोटी को तवा में, जब तक स्वाद के अनुसार नहीं बन जाएगा तब तक आप खाओगे नहीं। जैसे मैं कहूँगा कभी कि कच्चा आलू खा लो, ये आलू खाना है ना आपको, पेट भरना है ना, तो कच्चा आलू खा लो, तो आप वो भी नहीं खाओगे, कहोगे कि यार नहीं। जैसे आपसे कहूँगा कच्चा दूध पी लो, तो आप कच्चा दूध भी नहीं पियोगे, क्योंकि आप कहोगे पी लूँगा, लेकिन आप कच्चा दूध पी तो लोगे, लेकिन उसमें जो बैक्टीरिया होंगे ना आपकी तबीयत ख़राब कर देंगे। इसलिए दूध को कभी भी गर्म करके ही पीना चाहिए। देखो, मैं कहता हूँ अगर आपको कि तेल खा लो, आप कच्चा तेल खा लो, तो आप कहोगे ये भी नहीं पी सकता मैं, क्यों, कैसे पी सकता हूँ यार कच्चा तेल? तो देखो कि आप कहोगे कि यार जब तक मैं तेल को गर्म ना कर लूँ जब तक मैं खा नहीं सकता हूँ, या फिर जब तक इन पदार्थों का उपयोग हम जब करते हैं जब ये पदार्थ हमारे स्वादानुसार बन जाते हैं, जब ये अगर आप हमारे अनुरूप ये बन जाते हैं तब हम इसको खाते हैं। देखो, जैसे हम चुटकी बजाए तो ऐसे रोटी तैयार नहीं होता है, रोटी को तैयार करना पड़ता है। इसके अनुसार आप फिर कार्य करते हो, उसके लिए कार्य करना पड़ता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, आटा का नाम हमने आटा रखा, दूध का नाम हमने दूध रखा, तेल का नाम हमने तेल रखा। एक्चुअली में इनके पीछे जो नाम है वो एक वैज्ञानिक नाम है, उसको आप ध्यान दीजिए। देखो, चाहे चावल की बात करें, चाहे आलू की बात करो, चाहे रोटी की बात करो, इन सब में एक स्पेसिफिक तत्व पाया जाता है, एक स्पेशल तत्व आता है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। देखो, इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। किस में मैंने बताया? देखो, एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया आटा हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखो, उसी तरह जैसे दूध होता है ना, दूध में प्रोटीन पाया जाता है। दूध हो गया, दाल हो गया, अंडा हो गया, मांस मछली हो गया, मांस मछली नहीं, दूध दाल, इनमें क्या हो गया? प्रोटीन होता है। और जैसे जो भी तेल होता है ना, उसमें फैट पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? फैट। हम लोग चाहते तो अपने निजी जीवन में इसका नाम कार्बोहाइड्रेट भी रख सकते हैं। जैसे मम्मी एक कार्बोहाइड्रेट देना, मुझे दो कार्बोहाइड्रेट दे दो, आप ऐसे भी कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप आलू को भी यही बोलते फिर कि मम्मी एक कार्बोहाइड्रेट देना, तो हमने इसलिए सबके नाम एक ही रहते, तो हमने इनके नाम अलग अलग रख लिए। जैसे कि रोटी, आलू अलग, वरना सबका नाम कार्बोहाइड्रेट रख देते हैं हम लोग। तो ये अलग अलग नाम हमने रख दिया कि तभी हम पता कर सके कि रोटी है। तो देखो, तो यही जो पोषक तत्व है ना, इनसे जो पोषक तत्व मिलता है, यही हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखो, हम लोग आप कच्चा आटा नहीं खा सकते, ये कच्चा दूध नहीं पी सकता, या कच्चा तेल नहीं खा सकते, तो जब तक ये हमारे स्वाद अनुसार ना बन जाए। तो देखो, हमारा शरीर भी ऐसे नहीं ले सकता कि जैसे जब तुम अपने आप को नहीं ले सकते, तो ये भी हमारा शरीर भी कहता है कि हम कच्ची चीज़ों को नहीं ले सकते हैं। तो हमारा शरीर जो है ना, कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट नहीं लेता है। हमारा शरीर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को बदलती है। किस में बदलती है? जैसे हमने आटे से रोटी बनाया है, वैसे ही हमारा शरीर ये कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलती है? ग्लूकोज में बदलती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर किस में बदलती है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और इसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। देखो, अब ऊर्जा क्यों चाहिए? हम बोल रहे हैं ऊर्जा लग रहा है ना, आप सुन रहे हो तब भी ऊर्जा लग रही है, या फिर बिना ऊर्जा कोई भी काम नहीं होता। जैसे आप साइकिल चलाओ, चल रहे हो, फिर रहे हो, या बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आपकी ऊर्जा लग रही है। ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है हम लोग को? इसी कार्बोहाइड्रेट से। अगर आपने जैसे कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दिया तो आपके अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, और आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी, और ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो आपको चलने में दिक्कत होगी, आपको बात करने में दिक्कत होगी। ये देखो, चलने में दिक्कत कैसे होगी? हाथ पैर दर्द करेंगे, या ऊर्जा है ही नहीं शरीर में, तो बात करने में क्या होगी? दिक्कत। जैसे बोलने में
चिड़चिड़ाहट होगा ऐसे बोलने में, जब ऊर्जा ही नहीं होगी तो हमें चिड़चिड़ाहट सी होगी। चलो ठीक है, हमने देखो ये बात समझ लिया कि हम हमारा शरीर देखो कार्बोहाइड्रेट लेती है, उससे फिर ग्लूकोज बनाती है और उसको फिर ऊर्जा देती है हम लोग को। देखो अब हम दूध की बात करते हैं। अब हमारा शरीर कहता है कि हम लोग प्रोटीन क्या होता है, शरीर कहता है हमारा कि प्रोटीन क्या होता है। तो हम लोग जैसे दूध लेते हैं या फिर प्रोटीन लेते हैं, दूध जिसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो वो क्या करता है, प्रोटीन से हमारा शरीर क्या होता है, अमीनो एसिड में बदलती है इसको। जैसे हमने रोटी लिया था, रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिला, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में चेंज हुआ, चेंज से फिर ऊर्जा मिली हमें। ऐसे ही दूध लिया हमने, दूध में प्रोटीन, दूध से प्रोटीन मिला, फिर प्रोटीन किस में बदलता है, अमीनो एसिड में बदलता है। और उसके बाद क्या होता है, अमीनो एसिड से क्या होता है हमारे शरीर में, देखो ये हमारे शरीर में क्या होता है, वृद्धि होती है, विकास होता है, और जो हमारे कोशिका जो है कोशिका, मृत कोशिकाएँ या फिर जो उनकी मरम्मत होती है। जो भी कोशिकाएँ टूट जाती है ना, तो उनकी ही मरम्मत होती है। तो देखो ये जो प्रोटीन है, तो देखो ये प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है। उसके बाद ये अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जो वृद्धि और विकास और कोशिका की मरम्मत होता है। जैसे हमारा कभी घर टूट जाता है तो हम लोग पैसा वैसा होगा तब हम करेंगे ना उसकी मरम्मत। तो ऐसे हमारा शरीर में कौन मरम्मत करता है, अमीनो एसिड लेंगे तभी हमारा शरीर में वृद्धि और विकास होता है। जैसे जिनका जो दुबले पतले हैं, जिनका जो पतले दुबले पतले हैं, जिनका कद कम है, जो भी है, तो उनको अमीनो एसिड की ज़्यादा आवश्यकता होती है। देखो हमने देखा है घर में कि जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ, कहता है कि दाल का पानी पिला देना। क्यों कहता है वो, देखो किसी का ऑपरेशन हुआ या कुछ भी हुआ तो उसमें डॉक्टर हमेशा बोलेगा कि वो दाल का पानी पिलाना चाहिए। तो दाल का पानी हम इसलिए पीते हैं ऐसे, क्योंकि देखो जो दाल से हमें प्रोटीन मिलेगी, प्रोटीन जो होगा वो उसको हमारा शरीर अमीनो एसिड में तोड़ेगा, और ये अमीनो एसिड है जो वो हमारे शरीर को वृद्धि और विकास कर, और उसको जो भी हमारे कोशिका जो उसमें टूट गई है ना ऑपरेशन में, तो वो उसको सही करेगा। इसलिए हम लोग को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे जहाँ से हम लोग जैसे दाल के पानी से प्रोटीन मिलता है, तो जो भी बीमार व्यक्ति होता है उसको हमेशा प्रोटीन वाला चीज़ ही दिया जाता है, जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी होता है। देखो इसी प्रकार हम लोग फैट की बात करते हैं। फैट कहाँ से, फैट जो होता है ये बदलता है शरीर में फैटी एसिड में। ये सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। इससे भी क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है। ये जो फैट भी है ये भी हमें ऊर्जा, इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे इसमें क्या होता है ना, जैसे अब हमारे शरीर में दो टाइप से ऊर्जा मिल रही है, एक ग्लूकोज यहाँ से भी और एक यहाँ से भी। तो देखो ये क्यों मिल रही है यार, ऐसा होता है ना शरीर में कि देखो जब हमारा घर है ना, घर में देखो पापा भी पैसे कमाते हैं और हम लोग को भी कमाना पड़ता है पैसे। तो इसमें क्या होता है ना, ऊर्जा, तो ऐसे ही जैसे हम लोग सेविंग में डाल देते हैं कुछ पैसे, से पापा मम्मी पर सेविंग में डाल देते हैं, अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे ही हमारे शरीर में अगर ऊर्जा ज़्यादा होती है तो हमारा शरीर क्या करता है, उसको सेविंग में डाल देता है, थोड़ा ऊर्जा सेव कर देता है, ताकि हम लोग कभी ज़रूरत पड़े तो उसको हम वो कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जैसे दोनों चीज़ों से अगर ऊर्जा मिलती है ना, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये हमारा जो कभी भी ज़रूरत पड़ेगी ना हमारे शरीर में, तो वो यहीं से मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। तो फैटी एसिड का काम होता है विशेष परिस्थितियों में ये हमें शरीर में ऊर्जा देते हैं। लेकिन ये फैटी एसिड है ना, जैसे हमारे शरीर में, हमारे पेट में जैसे वो हो जाता है, ये फैट जमा हो जाता है, फैट जम जाता है, तो ये इसी फैट के बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में तोंद निकल जाती है, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है इसी ऊर्जा से हमें यही ऊर्जा हमें देता है, ये फैटी एसिड फैट देता है। देखो बच्चा होना अच्छी बात है, मन से ही बच्चा रहो और तन से ही बच्चा रहो, ऐसा नहीं है। देखो ये सारी चीज़ें होती है हमारे शरीर में, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर कहता है ये पोषक तत्व नहीं चाहिए, हमारे शरीर को ये सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से टूटना है ना, शरीर को यहाँ से यहाँ टूटना है, तो ये हमें चाहिए होता है। देखो अब मैं थोड़ा और आगे पढ़ाता हूँ।
देखो ये जो अब मिनरल्स और विटामिन्स की बात कर लेते हैं, जो हम लोग विटामिन्स लेते हैं ना, मिनरल्स और विटामिन, देखो इनका पाचन नहीं होता है। देखो मिनरल्स और विटामिन का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ये पता है कहाँ होता है? ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि ये सीधे शरीर में अवशोषित होते जाते हैं। देखो हमारे शरीर में ना कभी क्वेश्चन आता है या कुछ भी होता है कि हमारे शरीर में मिनरल्स और विटामिन का पाचन कहाँ पे होता है, तो ये पता है कहीं नहीं होता है इसका। ये हमारे शरीर में इनका पाचन होता ही नहीं है। ये सीधे हमारे शरीर में अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये सीधे ही हमारे शरीर में अवशोषित कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये पहले से ही सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में होते हैं। तो यही होता है कि मिनरल्स और विटामिन का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व में होते हैं। तो ये हम जब भी हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारा शरीर डायरेक्ट इनको अवशोषित कर लेता है। विटामिन में आपने नाम सुना होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, ये विटामिन के, इस तरह के आपने विटामिन के नाम सुने होगा ना। ये देखो हरी सब्जियों से मिलते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट विटामिन की बात कर रहे हैं। देखो एक दवा आती है बीकासूल। जब आप किसी डॉक्टर से दवा लेते हैं ना तो आपको बीकासूल दे देता है। अगर आप ज़्यादा दवाई खाए तो आपको एक बीकासूल लिख देता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सीधे खा लेते हैं या, तो हम लोग सोचते नहीं कि बीकासूल आखिर क्यों। बीकासूल पता है क्या है? बीकासूल एक मल्टीविटामिन होता है और उसकी खासियत यह है कि देखो आप भी 15-20 दिन में एक बीकासूल की गोली खा सकते हैं, जो तुम्हारे शरीर को ऊर्जा देगी और विटामिन की पूर्ति करेगा। देखो अगर आप बीकासूल में होता क्या है, उसमें सभी विटामिन होते हैं, जो भी, तो आपके शरीर में जो भी विटामिन की कमी होगी ना, वो बीकासूल आपको पूरा कर देगा। बीकासूल क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स, इसमें सारे बी के पूरा परिवार होता है। B1, B2, B3, बी, जैसे B12, बी कोबाल्ट वाला आपने सुना है ना, ये सबको ये मिला देंगे ना तो ये क्या होता है? मल्टीविटामिन। तो अक्सर हमारे शरीर में विटामिन कमी होती रहती है। जैसे क्यों? देखो आपने सलाद खाया है? अभी आपने सलाद नहीं खाया होगा ना, तो आपने विटामिन मिला ही नहीं होगा आपको। तो इसलिए हमारे शरीर में ये विटामिन्स की कमी होती रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कभी कभी बीकासूल की गोली ले सकते हैं। मैं अपने मतलब एक महीने में एक बार तो ले ही सकते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि ये विटामिन की हमारे शरीर में कमी होती रहती है, क्योंकि हम लोग काम भी करते हैं या फिर ऐसे ही। हाँ, तो देखो कभी कभी किसी के शरीर में ए की कमी होती है, किसी के शरीर में बी की कमी होती है। तो अगर एक बीकासूल की गोली ले लेंगे तो क्या होगा? उससे क्या होगा? ये खाने के बाद आपको ये आपके शरीर में पूरा मेटाबॉलिज्म का सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, उसको अवशोषित करके सही कर देगा। जो मेटाबॉलिज्म का आपका पाचन तंत्र है उसको सही करेगा। ये विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो भी पाचन की क्रिया है उसको तेज करते हैं, उसको सही करते हैं। तो जैसे बीकासूल खाने के बाद, पता है एक बात और मैं बताता हूँ। बीकासूल खाने के बाद आपको क्या होता है? आप जब वॉशरूम जाओगे ना तो उसमें पीला पीला आएगा। तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक बार आता है लेकिन उसके बाद फिर सही हो जाता है। तो जितना भी तो बीकासूल जो भी होता है उसमें जितना भी विटामिन होती है वो आपको ले लेता है शरीर और बाकी बाहर निकाल देता है। इसलिए वो पीला पीला आता है हमारे वॉशरूम में। देखो अब हम आगे बात करते हैं। देखो पाचन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? देखो पाचन की, जब भी हमारे शरीर में पूरे पाचन की क्रिया होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एंजाइम। बिना एंजाइम के हमारे शरीर में पाचन नहीं होगा। देखो अगर हम एंजाइम की बात करते हैं तो तीन प्रकार के हमारे शरीर में 3 प्रकार के महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम होते हैं। देखो डाइजेशन सिस्टम में हमारे शरीर के डाइजेशन सिस्टम में 3 ये पाचक महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम हैं। देखो नंबर 1 है, ये लिख लें, एमाइलेज या फिर अमाइलोप्सिन। देखो लेकिन आप अमाइलेज याद रखो। ये अमाइलोप्सिन ये पीसीएस लेवल में, यूपीएससी लेवल में आता है, या फिर डॉक्टरी भाषा में कह सकते हैं इसको। ये क्या करता है? ये अमाइलेज क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को, जैसे हम लोग ये कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में बदलता है।
देखो तो हमने ऊपर देखा था कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर में हमारे से ग्लूकोज के रूप में बदलता है, सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में। तो कौन बदलता है? ये यही एमाइलेज बदलता है। देखो हम लोग इसको याद भी कर सकते हैं, एमाइले ग्लूकोज, एमाइले जैसे हम गांव में बोलते हैं एमाइले, माइले ग्लूकोज। तो ये क्या है ट्रिक इसकी, एमाइले ग्लूकोज से हम याद भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग कोई भी चावल वाला आइटम ले लो या रोटी ले लो या कुछ भी ले लो, आलू ले लो, तो वो इनको क्या करेगा, एमाइलेज नाम का ये एंजाइम इसको कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करेगा। देखो चलो मैं और डिटेल से बताऊंगा, आप समझ जाओ इतनी चीज़ों को, पहले मैं भी और बताऊंगा। अब देखो दूसरा क्या है हमारा, ये क्या है, दूसरा एंजाइम पढ़ लेते हैं हम लोग। ये क्या है? लाइपेज या फिर स्टीएप्सिन। ये देखो, ये डॉक्टर वाले पे, ये स्टीएप्सिन ये थोड़ा एडवांस लोगों के लिए होता है, और ये लाइपेज हम लोग याद कर सकते हैं। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ये क्या करता है देखो हम लोग बताते हैं। ये फैट है ना, जो हमारे शरीर में जो भी फैट लेते हैं उसको क्या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। देखो जहाँ पे भी ग्लिसरॉल का आ जाए ना, अगर ये जहाँ पे भी हम लोग अगर ग्लिसरॉल की हम बात करेंगे, जहाँ ग्लिसरॉल शब्द सुनेंगे, तो वो हम लोग सीधे उस पर फैट के बारे में सुन लेंगे, या फिर फैटी एसिड या फिर फैट के बारे में हम समझ जाना चाहिए इसको, कहीं पे भी ग्लिसरॉल। देखो अब हम तीसरा पढ़ते हैं। ये जो प्रोटीज एंजाइम होता है ना, प्रोटीज, ये है तीसरा है प्रोटीज है ट्रिप्सिन। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे हम जो भी ये प्रोटीज एंजाइम क्या करता है, जो भी हम दूध पीते हैं या फिर जो भी प्रोटीन लेते हैं हम लोग, ये प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो एसिड में चेंज करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। देखो हमने तीनों एंजाइम देख लिया, इन तीनों एंजाइम को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं। ये पाचन की क्रिया जो होती है ना हमारे शरीर में, ये 5 भागों में होती है। देखो 5 भागों में होती है पाचन की क्रिया। हमारे शरीर में कितने भागों में होती है? 5 भागों में होती है। देखो पहला क्या होता है, इंजेशन मतलब अंतग्रहण। जो हम भी जो खाते हैं ना या फिर ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन, अंतग्रहण। इसको क्या बोलते हैं, जो भी हम खाते हैं, खाने का अंतग्रहण करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन। देखो बी पार्ट नंबर 2 में, ए में तो इंजेशन हुआ, बी में क्या होता है, डाइजेशन। ये क्या होता है, पाचन। देखो अब उसके बाद क्या होता है हमारे शरीर में, अब्सॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, अवशोषण या फिर जो भी हमारे शरीर में क्या कहते हैं, जो भी हमारे शरीर में ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो भी होता है उसका हमारे शरीर में यूज़ होता है। इसको क्या बोलते हैं, अवशोषण। यही अवशोषण होता है, ये हमारे शरीर में अवशोषण होता है इसका। इसके बाद आता है एसिमिलेशन माने होता है स्वांगीकरण मतलब कि जो अवशोषण हुआ है उन तत्वों का उपयोग करना। तो हमारा शरीर इसको उपयोग करता है। इसके बाद होता है इजेक्शन बहिष्करण, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है ना वो बाहर निकलता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो ये बाहर निकल जाता है और हम भी कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। आप देखो इसके बाद देखिए, सबसे पहले क्या होता है, भोजन ग्रहण होता है। भोजन ग्रहण मतलब मुंह में लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंजेक्शन या फिर ये अंतग्रहण। और देखो बी क्या होता है, जिसमें डाइजेशन में जो छोटे छोटे तत्वों में टूटना, इसका क्या कहलाता है, डाइजेशन। और नंबर सी देखो, सूक्ष्म पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषण, ये क्या होता है, अब्जॉर्प्शन। और नंबर डी में क्या होता है, पोषक तत्वों का उपयोग, ये क्या होता है, एसाइमिलेशन। और नंबर ई क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। और जब हम भी बाहर जाते हैं वॉशरूम, यही होता है, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। देखो आज के लिए दोस्तों इतना ही। देखो हम लोग इतना पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे, मैंने तैयार कर रखा है, कल हम पढ़ेंगे ये डाइजेशन का पार्ट 2। देखो उसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, पेट के बारे में, ऐसे चीज़ें सिखाऊंगा ना मैं आपको आगे। मैंने आपके लिए बना रखा है, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही, कर लीजिएगा आप अच्छे से तैयार। और आपको मैं इनके रोगों के बारे में बताऊंगा, पेट के रोगों में किसकी कमी से क्या होता है, कब क्या दिया जाता है, कब मतलब कौन सी दवाई दी जाती है,
या फिर कौन सी बीमारी कैसे होती है। तो दोस्तों आगे के वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपने अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं जो मैंने पढ़ाए हैं ब्रेन और ये टीथ या फिर ईयर, तो दोस्तों इन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।